हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस इंपोर्टेंट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। दोस्तों, आज एक और हम इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और क्षेत्रीय संगठन की आज ये 5वीं क्लास है। और अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हमारी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे हमें बता रहे हैं कि मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर ऐसा कुछ हो रहा है यूट्यूब की तकनीकी समस्याओं के कारण, तो आप इस प्रकार फॉलो कर सकते हैं मेरी क्लासेस को। प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप हर दिन में 2:30 बजे और 7:30 बजे आपकी क्लासेस यहां पर ले रहा हूं, तो इस प्रकार आप उस समय में भी आकर अपनी ये क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, क्षेत्रीय संगठन की आज 5वीं क्लास है और आज की क्लास में मैं कई सारे ऐसे ग्रुपों को डिस्कशन करने वाला हूं, ऐसे समूहों का डिस्कशन करूंगा आपके साथ में, जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, जैसे G5, G6, G7, G8, G10, 11। ये जो नए ग्रुप आ रहे हैं G10 या G11, ये क्या है, G20। इस प्रकार अनेकों जो G से संबंधित जो ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे क्लास में। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो विशेष बल रहेगा इस क्लास में, वो रहेगा G7 और G20 का, जो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और उनको लेकर क्या समस्याएं आ रही है और उनमें भारत की क्या भूमिका है और किस प्रकार भारत के बढ़ते आयाम, भारत की बढ़ती महाशक्ति को इन समूहों में समाहित किया जा रहा है। इन समूहों में भारत की बढ़ती शक्ति को, भारत की बढ़ती महाशक्ति का प्रभाव इन समूहों में दृष्टिगोचर होता है। उन सभी चीजों की हम यहां पर चर्चा करेंगे विस्तार में। और पूरी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपोर्टेंट कंटेंट होगा, अपडेटेड कंटेंट, वो मैं आज आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, इससे पहले हम स्टार्ट करें, कई स्टूडेंट अभी पहली बार हमसे जुड़े होंगे, तो उनके लिए मैं एक बार अपना परिचय देता हूं। मैं अंकित बंसल, दोस्तों, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, और आईआर पॉलिटी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये मेरी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। हिंदी माध्यम में यहां पर मैं अभी कक्षाएं लूंगा आपकी। और कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, 5 बार आईएएस और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, या जो नए बच्चे आए हैं उन्हें पता नहीं है प्लस सब्सक्रिप्शन, दोस्तों मैं बता देता हूं, 2 मिनट में आपको गाइड कर देता हूं कैसे वो सब्सक्रिप्शन लेना है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बार देखिए, अनअकैडमी में ये आपको मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन, बड़ा आसान स्टेप है इसे लेने का। देखिए, इस तरह से अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है गूगल प्ले स्टोर से, और इसे इंस्टॉल कर लेंगे आप। और उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। इस तरह से यहां से आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके क्या फायदे होंगे दोस्तों? प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे, सबसे पहला, डेली लाइव क्लासेस यहां पर मिलती हैं। ये क्लासेस लाइव होती हैं, आप मुझसे क्लासेस के बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अर्थात बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी, जिससे दोनों ही परीक्षाओं पर आपका कमांड बन सके और आप अच्छा स्कोर कर सके, सेलेक्ट हो सके, अच्छी रैंक लेकर आ सकें। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पूरा सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आपको स्ट्रक्चर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस, दोस्तों कई सारे रिसोर्सेज और भी आपको इस प्लस कोर्स में साथ में मिल जाते हैं। इसकी फीस के रिगार्डिंग और कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है दोस्तों, ये देखिए, ये वाले कोर्स आपको नहीं ज्वाइन करने हैं। आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएएस के विद्यार्थियों के लिए ये 12 महीने का कोर्स या 24 महीने का कोर्स सर्वोत्तम होता है। 12 महीने कोर्स की फीस देखिए 7,000 रुपए है। और लेकिन आप ये जो नीचे बंसल 10 कोड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है आपके लिए, ये दिया हुआ है, इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में आप इस कोड के माध्यम से आप मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे। मेरे 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 पूरे मैं आपको हर तरह से गाइड करता रहूंगा एग्जाम की इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान 12 महीने तक, कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। और पूरा आप आसानी से मुझसे जिस भी तरह के आपके डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी हुआ, आंसर राइटिंग से संबंधित हुआ, बुक्स कौन सी पढ़नी है इससे संबंधित कोई डाउट हुए, किसी भी प्रकार की आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस की आवश्यकता है, आप मेरे साथ इस कोड के माध्यम से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप 7,000 रुपए का ये 12 महीने का कोर्स है, और 24 महीने का है दोस्तों, ये 8,400 रुपए इसका अमाउंट है 2 साल का। और इसमें मैंने बताया बंसल 10 कोड आप लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस रह जाएगी 7,560। तो इस प्रकार आप कोई भी चुन सकते हैं, 12 महीने का, 24 महीने का, लेकिन इससे कम का नहीं चुने दोस्तों, क्योंकि उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
1 साल का प्रिपरेशन का टाइम इसमें लगता ही है। और दूसरा मैंने बताया बंसल 10 कोड का आप प्रयोग करें, इंपॉर्टेंट कोड है, अच्छे से इसको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करें डालते टाइम, और क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इसीलिए, और आपको डिस्काउंट भी नहीं मिल पाएगा। तो बंसल 10 कोड BANSAL10 ये कोड है, स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें, कहीं पर भी स्पेस नहीं है, और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट मंथ से ही, जुलाई से ही मेरा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पर, और आप उसमें जुड़ सकते हैं और सारी क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, लाइव क्लासेस होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आज हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। क्षेत्रीय संगठन की आज 5वीं क्लास, और इस क्लास के अंदर हमने टॉपिक है हमारे G5, G6, G7, G8, G10, G11, G13, G14, G20। वो दोस्तों ये सारे G5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20 ये अलग अलग संगठन है दोस्तों। ये आपको कई बार परेशान करते हैं कि क्या है एग्जाम में, कई बार भ्रमित होते रहते हैं कि इतने सारे जी और इतने सारे जी कैसे पढ़े। मैंने उनको सभी को समग्र रूप में आपके सामने इस आज की क्लास का विषय वस्तु बना लिया है, जिससे एक ही क्लास में आप इसी सारी जी से संबंधित जो उलझन है उससे बाहर आ जाएं। और ये जो महत्वपूर्ण संगठन है इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण देखिए G7 का संगठन और G20 का संगठन, इस पर हम अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी को हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि मेंस में बाकियों से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन G7 और G20 वहां से प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम अधिक गहनता से देखेंगे। उनके फैक्ट के साथ साथ, जो प्री के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके साथ साथ हम इसका विश्लेषण भी करेंगे, भारत की इनमें भूमिका का भी निर्वाह करेंगे हम कि किस प्रकार भारत की बढ़ती भूमिका यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाती है G7 G20 के लिए, ये संगठन भारत के लिए क्यों इंपोर्टेंट है उसकी भी हम बातचीत करेंगे। इस प्रकार दोनों ही एग्जाम के लिए, प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए जी ग्रुपों से संबंधित जो भी, देखिए जी बना है इंग्लिश के जी से, जी का मतलब होता है ग्रुप अर्थात, और आपके सामने ये ग्रुप मतलब हुआ समूह अर्थात समूह है, और ये 5, 6, 7 इसका मतलब हुआ 5 सदस्यों का है, 6 सदस्यों का है, कितने देश इसमें शामिल हैं उसके आधार पर नंबर डाले गए, और जी का मतलब हुआ समूह या ग्रुप। तो इस प्रकार से इन समूह के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले G5 से। देखिए G5 क्या है, G5 का ग्रुप, ये देखिए जो तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आने लगे हैं, अभी वर्तमान में विकासशील देश हैं लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के सापेक्ष। ऐसे 5 बड़े देशों, ऐसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जिनकी अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रहा है और वो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूरे विश्व के सामने आ रहे हैं, उन 5 देशों का समूह है G5 या G5। दोस्तों देखिए कौन कौन से 5 देश हैं। ब्राजील, देखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्र है ब्राजील। भारत और चीन, ये दोनों राष्ट्र पूरे एशिया में अभी तेजी से बढ़ती हुई महाशक्ति की ओर अग्रसर राष्ट्र हैं, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं। तो ब्राजील हुआ, भारत हुआ, चीन हुआ। इसके बाद में देखिए दक्षिण अफ्रीका, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे प्रमुख राष्ट्र जो अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है, दक्षिण अफ्रीका। और एक और राष्ट्र मैक्सिको, जो अमेरिका के उत्तरी अमेरिका में नीचे नीचे है, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट नीचे राष्ट्र आता है मैक्सिको, उस राष्ट्र को भी यहां पर शामिल किया। अर्थात ये 5 राष्ट्र मिलकर कहला रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं। और देखिए ये देश तेजी से विकसित हुए अंतरराष्ट्रीय क्रम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक अनौपचारिक संगठन के रूप में शामिल हुए हैं। G5 देश विकास और विकसित देशों के बीच एक कड़ी के समान काम करते हैं। अर्थात देखिए एक तरफ है विकसित राष्ट्र डेवलप कंट्रीज, एक तरफ है विकासशील देश। और ये कैसे हैं, इन विकासशील देशों में जो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इन देशों से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन विकसित राष्ट्रों के समान अभी नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये इनके समान स्तर को छू लेंगे। वर्तमान में ये कहां पर हैं, इस जगह पर विकासशील राष्ट्रों के मध्य और विकसित राष्ट्रों के मध्य। अर्थात ये क्या कर रहे हैं, एक कड़ी का निर्माण कर रहे हैं इन दोनों राष्ट्रों के मध्य। इन दोनों के मध्य जो समस्याएं हैं उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, इनके मध्य जो वार्ताएं हैं, इनके अंदर जो समझ आनी चाहिए, इन दोनों को ये आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये हैं G5 के देश, और इसमें नाम हमने बताया, भारत यहां पर शामिल है। भारत के अलावा ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको इस समूह का निर्माण करते हैं। दोस्तों
मेरी इस क्लास के साथ ही आपको इनका नाम याद कर लेना है, क्लास के बाद के लिए नहीं बैठना है दोस्तों। समय का सदुपयोग करना है, इस क्लास के 1 घंटे का ही पूरा इस्तेमाल करना है और इसी में पूरी क्लास को समझ लेना है। और पूरी क्लास में जो भी आपको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं उसको भी याद करते चलिए, बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको कवर करा रहा हूं, बार बार इनके नाम ले रहा हूं जिससे आपको याद होते चले और एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। मेरा सुना हुआ लेक्चर ये बच्चों को हमेशा याद रहता है और आपको अभी आप याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे और मेरे शब्दों के साथ में इसको एक बार अपने आप से एक बार अंदर ही अंदर बोलेंगे तो आपको ये अभी अभी याद होते चले जाएंगे और आपकी परीक्षा में ये आपको बार बार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक ही बार में काम हो जाएगा। दोस्तों G5 का समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये तेजी से उभरती हुई विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विकासशील देश और विकसित देशों के बीच कड़ी का काम करती हैं। भारत इनमें से एक है और साथ में ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको भी इसमें शामिल है। दोस्तों G5 के अलावा एक ग्रुप और है G4, और G4 दोस्तों हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं जानबूझ के उसको नहीं ले रहा था, लेकिन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि G4 क्या है, मैं बता देता हूं दोस्तों। G4 में ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता चाहते हैं, उन देशों का समूह है G4। अभी हम G5 की बात कर रहे हैं, G4 के बारे में चर्चा कर चुका हूं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में, एक बार आप वो कल क्लासेस देख लीजिए मेरी, वहां पर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा G4 के बारे में। चलिए हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं G8 की तरफ। G7 मैंने छोड़ा नहीं है, G6 मैंने छोड़ा नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा मैं पहले G8 क्यों पढ़ा रहा हूं। देखिए जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप याद करते चलिए, आपको बहुत सहूलियत होगी। ये जो समूह को लेकर जो परेशानी आती है कि कौन सा किसका है, किसमें क्या, वो सब क्लियर हो जाएगा, इसी ऑर्डर में आप पढ़ते चलिए। G5 समझ में आ गया, अब G8 की हम चर्चा कर रहे हैं, जानबूझ कर G7 को मैं बाद में ले रहा हूं, G8 को पहले ले रहा हूं और G6 को भी मैं बाद में लूंगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए G8 क्या है दोस्तों, अत्यधिक औद्योगिकृत राष्ट्र। G5 में हमने क्या देखा, विकासशील राष्ट्रों में जो तेजी से प्रगति कर रहे हैं वो थे, विकसित राष्ट्र यहां पर हैं G8 में, जो विश्व के सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र माने जाते हैं उनका समूह, जो सबसे औद्योगिकृत राष्ट्र माने जाते हैं उनका समूह, ये ऐसे देश हैं दोस्तों जिनका प्रभाव पड़ता है अपने आसपास के देशों पर, जो प्रभाव रखते हैं क्षेत्र स्तर पर, जो प्रभाव रखते हैं वैश्विक स्तर पर, अर्थात तो इनके जो चर्चा के मुद्दे होते हैं, जब इनकी मीटिंग होती है तो इनकी चर्चा का मुद्दा क्या होता है, वैश्विक आर्थिक विकास, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आतंकवाद और किस प्रकार से कोई समस्या पूरे विश्व में आ रही है, उनके संकट के लिए किस प्रकार ये साथ में काम कर सकते हैं, ये सारे दोस्तों इनके मुद्दे होते हैं और उसके लिए वार्षिक बैठकों का आयोजन करते हैं, प्रतिवर्ष मीटिंग करते हैं। ये बड़े राष्ट्र जो कि अत्यधिक औद्योगिकृत या विकसित राष्ट्र जिन्हें कहते हैं वो हैं। आप ऐसे समझ लें कि ये सिर्फ 8 देश ही पूरे विश्व की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% बनाते हैं। देखिए क्या क्या है वो देश, 8 देश कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस, ये हैं। देखिए चीन यहां पर नहीं है क्योंकि चीन विकासशील राष्ट्रों में आता है। देखिए ये 8 राष्ट्र, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तीनों की तीनों, ये फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये चारों की चारों राष्ट्र हो गए आपके यूरोप वाले। यहां पर ये राष्ट्र हो गए आपके यूरोप से, उसके अलावा एक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो गया उत्तरी अमेरिका से, और उसके अलावा जापान और रूस, ये दोनों हो गए आपके एशिया से। ये सारे विकसित राष्ट्र हैं, औद्योगिकृत राष्ट्र हैं और पूरे क्षेत्र में इनका दबदबा रहता है, वो राष्ट्र हैं दोस्तों G8। ये बात क्लियर हो गई आपको G8 क्या है। अब हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, G7 और G6 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्रुप मैंने बताया था आपको, ऑर्डर मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए जमा दिया है और इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है सारे ग्रुपों के बारे में। G8 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये विश्व के औद्योगिकृत राष्ट्रों का समूह है। और G5 कैसा था, विकासशील राष्ट्र, जिनमें वो वाले विकासशील राष्ट्र जो तेजी से प्रगति कर रहे हैं उनका ग्रुप था G5। G8 विकसित राष्ट्र। और अब देखो दोस्तों G13 की जब बात होगी, G13 बड़े आसानी से आप समझ लें, G13 का मतलब कितना हुआ, 8 और 5 13, अर्थात G8 जो हमने अभी समूह देखा विकसित राष्ट्रों का, औद्योगिकृत राष्ट्रों का, और G5 हमने जो देखा, उन दोनों को मिला दो तो कहा जाएगा दोस्तों G13। ये क्लियर हो गया। G13 समूह क्या है, अर्थात तो विकसित राष्ट्र और जो तेजी से विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो 5 अर्थव्यवस्थाएं हमने देखी, उनका समूह मिलाकर क्या कहा, G13। देखिए दोस्तों इन समूह को नकारा नहीं जा सकता था, अर्थात जो 5 राष्ट्र
थे। हमने बताया ये जो G8 समूह था इसका काम क्या है, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, अर्थात ये विकसित राष्ट्र हैं, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में G5 एक नई तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, इनको शामिल करना पड़ेगा आपको वैश्विक मुद्दों में। और इसीलिए एक और अनौपचारिक संगठन बना दिया G13। G13 का मतलब हुआ G5 और G8 मिला दो। देखिए यहां पर हमने अभी चर्चा की थी G8 की। G8 में क्या कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस, ये कौन से थे दोस्तों, G8 वाले राष्ट्र। और ये राष्ट्र कौन से थे, ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको, ये हमने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। ये कौन से थे, G5 वाले राष्ट्र। और ये कौन से थे, G8 वाले राष्ट्र। इसका मतलब G8 और G5 में जितने भी राष्ट्र हैं उनको सबको मिला के हम क्या कह रहे हैं, G13। दोस्तों क्लियर हो गया G13, G5 क्लियर हो गया, G8 क्लियर हो गया, 3 ग्रुप आपके पक्के हो गए। चौथा, अब G14 देखिए, G13 भी समझा हमने, विकासशील राष्ट्रों का G5 का ग्रुप और G8 का ग्रुप मिला के क्या कहला रहा था, G13। देखिए ये G13 था, इसमें आप अफ्रीका का एक और देश मिला दीजिए, मिस्र, जिसे इजिप्ट कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में एक बड़ा राष्ट्र, इंपोर्टेंट राष्ट्र अफ्रीका का, मिस्र। इस मिस्र को आप जोड़ दीजिए G13 में, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, G14। क्लियर हो गया। देखिए यहां पर G8 के राष्ट्र देखे थे, ये शुरू वाले, यहां तक रूस तक हमने देखे थे। G8 के राष्ट्र थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ये क्या थे, G8। इसके बाद हमने कहा था ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको, ये क्या थे दोस्तों, G5। अब हमने कहा कि एक राष्ट्र और आप मिला दो, तो ये क्या कहलाएगा, G14। अर्थात G13 में आपने मिस्र को मिला दिया और ये क्या बन गया दोस्तों, मिस्र को मिलाते ही ये कैसा बन गया, G14 समूह का निर्माण हो गया। ये क्लियर हो गया। अर्थात G13 आपने कहा था कि एक इंपोर्टेंट समूह बना लिया आपने। G8 सबसे पहले बताया सबसे इंपोर्टेंट समूह था, G8 वैश्विक मुद्दों की चर्चा करने वाला। लेकिन वर्तमान में उन 5 राष्ट्रों को आप नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपने एक नया समूह बनाया G13। लेकिन अब देखा कि मिस्र भी एक इंपोर्टेंट राष्ट्र है, उसको भी आप नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपने उसको भी ऐड करके क्या बोल दिया, G14। ये क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं G7 पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी G6 के लिए चिंता मत करना, G6 भी हम क्लियर करेंगे अभी थोड़ी देर में, इसी के थ्रू समझ में आ जाएगा। देखिए G7 क्या है, जो वो G8 समूह हमने अभी देखा, एक हमने जो समूह देखा था G8 वाला, ये वाला समूह जिसमें हमने कहा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस, ये 8 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। इसमें से आप रूस को हटा दीजिए, इसमें से आप रूस को हटा दीजिए, मतलब G8 में से रूस को निकाल देंगे तो आपका रह जाएगा क्या, 7 राष्ट्रों का समूह, और उसको क्या कह रहे हैं, G7। देखिए यहां पर अब आप आइए G7 में क्या है, G7 है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये सातों के सातों नाम, ये सातों के सातों G8 में भी थे। लेकिन यहां पर जो रूस जुड़ा हुआ था दोस्तों, वो यहां पर नहीं है, और इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, 7 राष्ट्रों का समूह। देखिए ये भी कैसे हैं, वही जैसे G8 की जो प्रकृति थी कि सबसे ज्यादा औद्योगिकृत राष्ट्र हैं, और इनका भी चर्चा का मुद्दा क्या है, वैश्विक मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं, पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, दुनिया भर की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, आतंकवाद पर चर्चा करते हैं, और पूरी दुनिया में जो संकट हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में ये चर्चा करते हैं, और उसके लिए प्रतिवर्ष बैठक का आयोजन करते हैं। लेकिन अच्छा, इसकी सदस्यता G7 में कैसे सदस्य बने, देखिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं बनाए गए, बस मान लिया गया जो विकसित हैं और जिनका प्रभाव ज्यादा है और जो लोकतांत्रिक देश हैं वो G7 के सदस्य हैं। देखिए अब सातों के सातों आपको जो नाम दिख रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये सभी कौन से हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं और लोकतांत्रिक देश हैं। इस प्रकार G7 कैसा हुआ, एक अत्यधिक औद्योगिकृत राष्ट्रों का समूह जो विकसित हैं और लोकतांत्रिक हैं और जिनका वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव रहता है, उस प्रकार के राष्ट्र क्या कहला रहे हैं, G7। और देखिए ये जो G7 के राष्ट्र हैं, ये पूरी विश्व की 10% आबादी का और लगभग 50%, आप कह सकते हैं 49% लगभग, क्योंकि यहां पर हमने रूस को हटा दिया है, लगभग 49%, 50% जैसा ही हो गया दोस्तों। इतना बड़ा ये पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का निरूपण करते हैं। मात्र 8 देश पूरे विश्व की आधी अर्थव्यवस्था को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही बड़े बड़े राष्ट्र हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, जिनका प्रभाव निश्चित रूप से रहेगा। अर्थव्यवस्था बड़ी है तो उनका प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर तो निश्चित रूप से रहेगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको। G7 क्या है, G8 में से हमने रूस को हटाया। तो दोस्तों बात आती है कि G8 पहले बना होगा या G7। दोस्तों डेफिनेटली G8 पहले बना,
और उससे पहले G7 बना, उससे पहले G6 बना होगा। दोस्तों क्या कहानी है, अब हम उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे आपको G8 पहले बना, G7 पहले बना, G6 पहले बना। अभी हमने G6 की चर्चा नहीं की, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा आपको, G6 इसी के बीच में आ जाएगा। देखिए अब बात क्योंकि क्या की हमने कि हमने रूस को हटा दिया, इसलिए क्या बना G7। देखिए पहले रूस को शामिल किया, G6 था, G6 में रूस को शामिल कर लिया, और G6 में पहले कनाडा को शामिल किया, उसके बाद में रूस को शामिल कर लिया, फिर रूस को निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार ऐसा समय आ गया था जब ये G7 पहले से एग्जिस्ट करता था, फिर रूस को इन्होंने ऐड कर लिया, और उसके बाद में रूस को फिर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले G7 बना और उसके बाद में G8 बना, फिर दोबारा से G7 बन गया। देखिए अब और अच्छे समझ में आएगा, आगे बढ़िए। ये देखिए G7 का निर्माण कैसे हुआ, अब इस निर्माण की हम बात बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक वैश्विक तेल संकट आ गया था, एक ऐसा समय आ गया था जब तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी, और एक तेल का संकट एक गहराने लगा था, और अधिकांश जो हमने कहा ये वैश्विक औद्योगिकृत राष्ट्र, ये जो नाम हमने लिए, ये सारे अधिकांश वो राष्ट्र हैं दोस्तों जो तेल पर इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर तेल इनको नहीं मिला, पेट्रोलियम पदार्थ इनको नहीं मिले, तो इनकी अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाएगा, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, और ईंधन में सर्वप्रमुख क्या है, तेल। आप परिवहन के रास्ते देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, ट्रक, बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े वायुयान, इन सब के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए। और ये सारे राष्ट्र कैसे हैं जिनको पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है, पेट्रोलियम पदार्थ आयात करने पड़ते हैं, ये निर्भर राष्ट्र हैं दोस्तों। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसमें योगदान किसका है, तेल का दोस्तों। लेकिन वैश्विक रूप से तेल का जब संकट आ गया 1970 के दशक में, तो उस समय पर इन देशों ने मिलकर इस संकट से लड़ने के लिए एक समूह का निर्माण किया। 1975 में सबसे पहले ये G6 के रूप में ये समूह अस्तित्व में आया। अर्थात इस समूह का निर्माण कब हुआ, 1975 में। किस प्रकार, G6 के रूप में। देखिए G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के मद्देनजर फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, यूएस, ब्रिटेन, जापान के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के साथ हुई, और यहां पर फिर उसके बाद में 1975 में एक समूह का रूप इन्होंने ले लिया, G6 उसको नाम दिया। और इसमें हमने बताया कि कनाडा और रूस को, जो हमने G8 बताया था, उसमें कनाडा और रूस को छोड़कर बाकी सारे नाम यहां पर आपको मिलेंगे। देखिए फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इस तरह से ये 6 राष्ट्र यहां पर शामिल हो गए हैं दोस्तों, और इसे कहा G6। ये क्लियर हुआ, वैश्विक तेल संकट आया, और ये सारी अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, औद्योगिकृत, और इनको उद्योग के लिए क्या चाहिए था, तेल के संकट से निपटने के लिए इन्होंने एक अनौपचारिक समूह का निर्माण किया। उससे पहले ये 5 राष्ट्र इन पर मिल चुके थे, और 1975 में लेकिन G6 का समूह बन गया। और G6 का समूह क्या था, इसमें ये 6 के 6 नाम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, इन 6 ने मिलकर मीटिंग करी और इस संकट से लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई। G6 को पूंजीवादी दुनिया की प्रमुख आर्थिक औद्योगिक शक्तियों के मंच के रूप में गठित किया गया था। हमने बताया आपको कि ये सारे राष्ट्र कैसे थे, बहुत तेज अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र। अर्थात G7 का गठन कैसे हो रहा है, सबसे पहले तेल संकट आया है, और बड़े बड़े राष्ट्रों को तेल का संकट सामना करना पड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए पहले 5 राष्ट्रों की एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई, और उसमें फिर G6 समूह का निर्माण कर लिया गया। G6 के समूह के हमने मेंबर देखे, और ये सभी मेंबर वो थे जो तेज अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र थे, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र थे, और इन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को संभालने की। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उससे संकट से उबारने की इन्होंने एक जिम्मेदारी पूरे G6 समूह ने निभाई। देखिए, और इन्होंने एक सफलतापूर्वक की जो तेल संकट आया था इसका समाधान कर लिया, और जो तेल संकट इस समय गहराया गया था, उस तेल संकट से ये बाहर आ गए G6 समूह के राष्ट्र। इस प्रकार एक सफल संगठन इस समय इन्होंने बना लिया। 1976 में, हमने कहा 1975 में G6 के रूप में संगठन बना था, और 1976 में आइए आप, यहां पर कनाडा 7वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया, और इसी से क्या बना दोस्तों, G7। अर्थात इसकी उत्पत्ति कहां से चालू हुई, तेल संकट से। अगर हम कहें ऑफिशियली G7 का निर्माण तो कब स्टार्ट हो गया, 1975 में G6 के रूप में। 1976 में कनाडा के शामिल होने से ये 7 सदस्यों वाला समूह बन गया। 1998 में रूस को इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि देखिए इस समय तक शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। 1990 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था, और रूस का एक अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर चुका था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुका था। तो इसीलिए रूस को इन देशों ने अपने साथ शामिल कर लिया। एक चीज और नोट करने वाली है, यहां पर हमने नाम लिया था पश्चिमी जर्मनी। यहां पर दोस्तों पश्चिमी जर्मनी क्यों, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी
इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी को दो भागों में बांट दिया था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ वाला साम्यवादी प्रभाव था और पश्चिमी जर्मनी ये पूंजीवादी समूह के रूप में था, इसीलिए यहां पर पश्चिमी जर्मनी था। लेकिन देखिए यहां पर 1990 के बाद में जर्मनी का जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तब जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। अर्थात इस समय पर ये पूरा जो हमने बताया 1976 में कनाडा इसका 7वां सदस्य बन गया और यहां तक 1990 तक आते आते पूरा की पूरा जर्मनी इसका सदस्य बन गया और 1998 में रूस भी इसका सदस्य बन गया। देखिए अब कुल कितने राष्ट्र हो गए हैं 1998 तक आते आते? 8 देश। जो देश हमने बोले 8 देश, G8 के देश, इस समय पर G8 का निर्माण हो गया रूस के शामिल होने से। लेकिन 2014 में फिर से एक घटना घटी। 2014 में क्या हुआ? रूस को इस G8 से बाहर निकाल दिया गया। रूस को 2014 में G8 से बाहर निकाल दिया और इसके बाद कितना रह गया? फिर से वही 7 राष्ट्र रह गए। इसीलिए मैंने दोस्तों आपको बताया था, अब आपको क्लियर हो गया होगा। पहले G7 बना और G7 से फिर G8 बना और G8 से फिर दोबारा से G7 बना। ये विकास प्रक्रिया है G7 के निर्माण की। अगर आपसे पूछते हैं G7 कब बना, दोस्तों आपको 1975 ध्यान रखना है। 1975 ही वो समय था जिसमें G6 बन रहा है, G7 बन रहा है, G8 बन रहा है। इन सभी में आपको 1975 का सन याद रखना है और वही आपकी परीक्षा के लिए वैलिड माना जाएगा, क्योंकि इन सब का G6, 7, 8 इन तीनों ग्रुपों का बेस सेम है। इन तीनों ग्रुपों की उद्भव की जो प्रकृति है वो समान है। तो ये क्लियर हो गया G7 कैसा है, औद्योगिकृत राष्ट्रों का समूह। और 2014 में G8 से रूस का निलंबन कर दिया गया तो ये कहलाया G7। और G7 सभी औद्योगिक राष्ट्र जो पूंजीवादी हैं और नाम हमें अच्छे से याद हो गए हैं, और यूरोप के 4 राष्ट्र, 2 उत्तरी अमेरिका के राष्ट्र और साथ में एक एशिया का जापान, ये सारे मिलाकर क्या बना रहे हैं? G7 का समूह, जो वर्तमान में चल रहा है। अभी वर्तमान में रूस शामिल नहीं है, G8 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वर्तमान में क्या एग्जिस्ट करता है? G7 एग्जिस्ट करता है। दोस्तों इसको रूस को क्यों निकाल दिया था 2014 में? क्योंकि रूस ने एक क्रीमिया करके जो क्षेत्र है यूक्रेन का, उस पर कब्जा कर लिया था 2014 में और उसकी इस साम्राज्यवादी गतिविधि के खिलाफ उसे G8 से निलंबित कर दिया गया था और तभी से इस ग्रुप को G7 कहा जाने लगा। देखिए यूक्रेन का क्रीमिया क्षेत्र कौन सा है? ये आपका रूस है पूरा, ये आपको दिख रहा है बड़ा एक क्षेत्र रूस। और यहां पर ये रूस के पश्चिम में आए आप, ये वाला देश है क्रीमिया, यूक्रेन। ये वाला पूरा जो आपको दिख रहा है, ये वाला देश, ये वाला पूरा यूक्रेन है। और उसमें एक आपको नीचे दिख रहा है काला सागर, ये वाला क्षेत्र है काला सागर का। और इस काला सागर में एक आपको ये दिख रही है प्रायद्वीप, इस तरह से निकला हुआ एक हिस्सा, एक पतंग जैसा आकार का क्षेत्र, दोस्तों इसे कहते हैं क्रीमिया। और ये क्रीमिया यूक्रेन के क्षेत्राधिकार में आता था, लेकिन रूस ने कहा इसके साथ में सांस्कृतिक समानताएं हैं और ये पहले जो क्षेत्र था ये क्रीमिया, वो रूस का ही क्षेत्र हुआ करता था। इसीलिए रूस ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया 2014 में और क्रीमिया को अपने रूस में मिला लिया। दोस्तों जब रूस ने इस प्रकार का काम किया तो ये जो राष्ट्र थे G8 राष्ट्र, इनको सहा नहीं गया और इन्होंने रूस को इस G8 से बाहर निकाल दिया और फिर से कहा कि हम G7 ही बनकर रहेंगे। G8 जो बन गया था, अब हमने फिर से रूस को बाहर निकाल दिया और अब G7 ही हम बनकर रहेंगे। दोस्तों ये थी G7 की विकास यात्रा। अब मैं बात करता हूं भारत को G7 में आमंत्रण। दोस्तों एक चीज अब क्लियर हो गई है कि हमने अभी तक इस समय तक जो डिस्कशन किया है उससे क्लियर हो गया है कि हमने G5 समझा, G6 समझा, G7 के बारे में हमने बताया, G8 के बारे में हमने बताया, G13 के बारे में हमने बताया, G14 के बारे में हमने बताया। इन सभी समूहों में से अगर मैं बोलूं वर्तमान में जो एक्टिव है, जो सक्रिय है इन सभी समूहों में से, वो सिर्फ G7 सक्रिय है दोस्तों। ना G13 सक्रिय है, ना G14 सक्रिय है, ना G5 है, ना ही कोई और समूह सक्रिय है। अभी वर्तमान में सक्रिय है G7, क्योंकि जिस पर्पस से ये G13 ये समूह बनाए गए थे, G13 G14 ये जो समूह बनाए गए थे, इनका पर्पस खत्म हो गया जब G20 को एक समूह बना दिया गया था। अर्थात हमने कहा था कि वो जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी उनको G8 के साथ में जोड़ना आवश्यक था और इसीलिए G13 का निर्माण हुआ था। लेकिन देखिए बाद में G20 ग्रुप बन गया था, जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी डिटेल में। और जब G20 बन गया तो इसीलिए उसमें ये विकसित राष्ट्र भी आ गए और विकासशील राष्ट्र भी आ गए इस G20 में, और इसीलिए जो G13 बनाया था इसकी व्यापकता खत्म हो गई, इसका जो महत्व था वो खत्म हो गया। इसी प्रकार G14 का महत्व भी खत्म हो गया, क्योंकि अब ये सारे राष्ट्र G20 में आ गए और इसीलिए वो सारे के सारे समूह जो हमने अभी तक चर्चा की, G5, G6, G8
G13 और G14 ये अभी सक्रिय नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप इनमें से सक्रिय है, G7। इसीलिए मैंने आपके जब लेक्चर की शुरुआत करी थी तब आपको कहा था जिस क्रम में मैं बताऊं उसी क्रम में चलते जाना है, और दो ग्रुपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, G7 और G20, क्योंकि ये दो ग्रुप हैं जो वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वर्तमान में आपके प्रश्न भी इन्हीं ग्रुपों से आने की अधिक संभावना है। दोस्तों ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई कि G7 ग्रुप कौन सा है और किस प्रकार G7 अस्तित्व में आया। एक तेल संकट से विश्व के जो बड़े राष्ट्र थे, औद्योगिक राष्ट्र, उन्होंने आकर मिलना स्टार्ट किया और वैश्विक परिदृश्य में उन्होंने अपनी बढ़ती भूमिका को निभाया और एक महत्वपूर्ण समूह है दोस्तों ये G7। वर्तमान में एक शक्तिशाली राष्ट्रों के संगठन के रूप में जाना जाता है G7। दोस्तों अभी एक देखिए भारत की बढ़ती महाशक्ति, भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष उपस्थिति भारत की मानी जाने लगी है। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के सामने आ गया है और यही वजह है दोस्तों G7 में भारत को आमंत्रण करके बुलाया जाता है। भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हमने कहा कि G7 ऐसे राष्ट्रों का समूह है जो विश्व में अभी वर्तमान में विकसित राष्ट्र हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जिनका विश्व के जो मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, उनमें इनकी भूमिका सर्वप्रमुख रहती है। ऐसे समूह में भारत को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, चाहे भारत सदस्य नहीं है लेकिन एक अतिथि के रूप में भारत को बुलाया जाता है। इनकी वार्ताओं में जब भी इनकी मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है, तो भारत को आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार 2019 में अभी सम्मेलन हुआ था फ्रांस में दोस्तों, G7 का 45वां सम्मेलन हुआ था, 45th समिट हुई थी दोस्तों। 45वां सम्मेलन हुआ G7 का फ्रांस में 2019 में हाल में, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर भाग लिया भारत की ओर से इस फ्रांस के सम्मेलन में। फ्रांस जो इसकी मेजबानी कर रहा था इस 2019 के 45वें सम्मेलन की, इस फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को इन्वाइट किया, आमंत्रित किया। जो मेजबान राष्ट्र होता है उसको अधिकार होते हैं आमंत्रित करने के, और देखिए जो G7 के सदस्य थे वो खुद चाहते थे भारत को आमंत्रित करना, क्योंकि भारत एक महाशक्ति है और उसको किसी भी वैश्विक चर्चा से अभी नहीं हटाया जा सकता। और देखिए यहां पर भारत को इनवाइट किया गया 2019 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ये दिखा रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्व बड़ा है। भारत को अपने आप में यहां बुलाने से पूरे विश्व के सामने भारत की छवि में परिवर्तन होता है। भारत को सिर्फ G7 ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे राष्ट्र भी एक महाशक्ति के रूप में चिन्हित करते हैं। अर्थात भारत के लिए भी अच्छा है कि G7 में उसको बुलाया गया है। ये दिखाता है कि भारत का महत्व बड़ा है और इसी कारण G7 में भारत की प्रेजेंस बढ़ी है। G7 के दृष्टिकोण से भी भारत को बुलाना आवश्यक है, क्योंकि भारत के बिना अभी वर्तमान के अनेकों मुद्दों को दूर नहीं किया जा सकता, उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोनों के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है। देखिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने और महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को एक पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लिया था। इस 2019 का जो सम्मेलन हुआ, एक जलवायु परिवर्तन और डिजिटलीकरण, और भारत ने कहा कि हम अटलांटिक महासागर के दोनों ओर जो राष्ट्र हैं, देखिए हमने देखा था G7 में अधिकांश जापान को छोड़ दीजिए, और जापान को छोड़ के बाकी जो राष्ट्र हैं वो अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के राष्ट्र हैं। तो भारत कहता है कि इस क्षेत्र में भारत अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाना चाहता है। भारत उन मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है अब जो हमारे क्षेत्र दक्षिण हिंद महासागर के या दक्षिण एशिया के या हमारे एशिया के मुद्दे या अफ्रीका के मुद्दे या फिर दक्षिण अमेरिका के मुद्दे ही नहीं। अब भारत चाहता है कि आप लोगों के मुद्दों में भी भारत अपना नेतृत्व दिखाए, और जो विकसित राष्ट्र हैं, ये 7 राष्ट्र जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते हैं दोस्तों, भारत कहता है कि भारत अब आपके मुद्दों को भी सुलझाने के लिए आगे आ सकता है। अर्थात भारत अब ट्रांस अटलांटिक सदस्यों के, ट्रांस मतलब दोस्तों अटलांटिक महासागर के दोनों ओर, ट्रांस अटलांटिक सदस्यों के विवाद के जो बिंदु रहे हैं उनमें भी भारत अपनी नेतृत्वकारी भूमिका की इच्छा रखता है। और ये संकेत साफ थे खासकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर और भारत के बढ़ते सेवा क्षेत्र में जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा है दोस्तों। और ये एक दिखा रहा है दोस्तों भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा और भारत का बढ़ता महत्व। दोस्तों ये भारत का G7 में जो आमंत्रण हुआ उसमें दिखाया। दोस्तों ये पहला मौका नहीं था जब भारतीय प्रधानमंत्री को G7 में आमंत्रित किया गया था। भारतीय नरेंद्र मोदी से पहले हमारे जो दूसरे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस समय भी 5 बार G7 में भारत को आमंत्रित किया गया था। हमने बताया था G7 G8 से बना था, उस समय ये G8 कहलाता था दोस्तों। और एक तरह से G8 में भारत ने उस समय
भाग लिया था। वर्तमान में 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई उस समय से ये G7 के रूप में जाना जाता है, हम चर्चा कर चुके हैं। रूस इसको बाहर निकालकर G7 बन गया था। दोस्तों ये क्लियर हो गया आपके पॉइंट कि भारत को एक नई पहचान मिली है इस आमंत्रण से। G7 में भारत की भूमिका, पूरे विश्व में भारत की भूमिका का निर्वाह हो रहा है इस आमंत्रण से। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में G7। देखिए G7 पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 50% है, ये मैं बता चुका आपको। ये सारे देश कैसे हैं? शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र। ये एक प्रकार का राजनीतिक समूह है जो विश्व के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करता है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे चीन की साम्राज्यवादी गतिविधियां हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, या विश्व के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त समस्या हो, चाहे ईरान की समस्या हो, चाहे उत्तरी कोरिया की समस्या हो, चाहे आतंकवाद आ रहा हो, चाहे यमन में जो क्राइसिस आ रही है वो हो, चाहे सीरिया की परेशानियां हो, चाहे किसी और राष्ट्र में वेनेजुएला में हो, चाहे ब्राजील में कोई समस्या आ रही हो, हर जगह पर, हर ज्वलंत मुद्दों पर ये देश चर्चा करते हैं क्योंकि ये सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, विकसित राष्ट्र हैं। इसके सम्मेलनों का पूरे विश्व में विशेष महत्व होता है। परंतु समकालीन भू राजनीति में देखिए, हमने कहा ये सारी बातें हैं G7 के साथ में, ये एक बहुत शक्तिशाली है, सभी मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है, एक राजनीतिक समूह है। दोस्तों देखिए एक बात ये ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था इसकी 50% है। आर्थिक दृष्टि से ये विकसित राष्ट्र हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, लेकिन ये जो G7 समूह बना है ये अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, ये राजनीतिक व्यवस्था का समूह है। अर्थात G7 आर्थिक समूह ना होकर एक राजनीतिक समूह है। अर्थव्यवस्था के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये शक्तिशाली राष्ट्र हैं, और इन शक्तिशाली राष्ट्रों का जो ये समूह बना है वो विश्व के राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए है, आतंकवाद के समाधान के लिए है, जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए, चीन की जो दक्षिणी चीन सागर में जो साम्राज्यवादी गतिविधियां उसके समाधान के लिए, ईरान के समाधान के लिए, उत्तरी कोरिया, और भी हमने जो तमाम उदाहरण आपको बताए उन सभी के लिए एक राजनीतिक समूह की भूमिका का निर्वाह करता है। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान समकालीन भू राजनीति की आज के दृष्टिकोण में, ये ग्रुप कब बना था दोस्तों? 1975 में। उस समय ये बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घट रही है, इनकी अर्थव्यवस्था अब लगातार नीचे है, और भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। दोस्तों समकालीन भू राजनीति में तेजी से उभरते हुए विकासशील देशों का महत्व विशेष है, और इन विकासशील देशों को यहां पर समाहित नहीं किया हुआ है G7 में, और इसी दृष्टिकोण से इसके विस्तार की आवश्यकता है, अन्यथा यह समूह अप्रासंगिक रह जाएगा। देखिए आपको भारत को आमंत्रित करना पड़ रहा है, अर्थात आप भारत के बिना चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वैश्विक मुद्दों का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसा G7 बनाकर रखने की क्या फायदा। दोस्तों इसीलिए कहा कि अब वर्तमान भू राजनीति ऐसी समय आ गया है जहां पर कुछ राष्ट्र, देखिए रूस को आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन रूस को फिर से लाना होगा। रूस एक इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, चाहे क्रीमिया का उसने उस समय कब्जा किया हो, लेकिन वर्तमान में अब सब सही है। दोस्तों फिर से G7 में रूस की एंट्री होनी चाहिए, भारत की एंट्री होनी चाहिए, ब्राजील, इस प्रकार जो बड़े जो इंपॉर्टेंट राष्ट्र हैं जिनकी भूमिका आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें शामिल करना होगा, नहीं तो G7 एक अप्रासंगिक समूह के रूप में आपके सामने रह जाएगा, क्योंकि अकेला G समूह वर्तमान समस्याओं को नहीं सुलझा सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली है, क्योंकि अब दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र सामने आ गए हैं। और इसी परिदृश्य में हम बात जब करेंगे तो हम कहेंगे कि G7 में विस्तार की आवश्यकता है, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद 2020 में अभी हाल में कहा है कि G7 का विस्तार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 एक अप्रासंगिक समूह हो जाएगा, इसका विस्तार कर इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को भी शामिल करना होगा। देखिए अमेरिका के कहने पर रूस को बाहर निकाल दिया था G8 से और G7 बना दिया गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय दूसरे थे, अब दूसरे राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, और वो रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने की लगातार कोशिश करते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, दक्षिण कोरिया के साथ बनाते हैं। दोस्तों इस वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ये कहते हैं G7 एक पुराना समूह है, 1975 के हिसाब से बना था वो, लेकिन अब वर्तमान में नए राष्ट्र सामने आ गए हैं और इनकी भूमिका, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस है, इनकी भूमिका आप नहीं हटा सकते हैं, इन्हें आपको शामिल करना होगा, ब्राजील को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों
इनमें से आप 3 राष्ट्रों को शामिल करें तो ये G10 बन जाएगा, चारों के चारों को शामिल करते हैं G11 बन जाएगा, ब्राजील को भी शामिल कर लेते हैं तो G12 बन जाएगा। देखिए कुछ भी बनाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस समूह का विस्तार आवश्यक है। G10 11 कुछ भी करिए आप, 3 या 4 राष्ट्र इनमें से लेना जरूरी है, नहीं तो ये समूह एक अप्रासंगिक समूह बन जाएगा। हमने जो बात बताई आपको अभी, महाशक्ति इसमें है, लेकिन इन भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, इनके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको इनको इनवाइट करना पड़ता है अपने G7 की मीटिंग्स में, तो क्यों ना इस G7 को विस्तार कर दिया जाए और इनको एक स्थायी समूह के रूप में बना दिया जाए, जिसे G10 या G11 कह दिया जाए। तो इसी प्रकार हमने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इनको शामिल करने की बात कही है और उन्होंने कहा है इस समूह को G10, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G10 या G11 इस समूह को कहा जा सकता है। और ये नया समूह क्या होगा दोस्तों? G7 का विस्तार, अर्थात G7 के जो अभी के सदस्य हैं वो सब इसमें रहेंगे और नए सदस्यों को शामिल कर लिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमने बताया कि आलोचकों का हमेशा मत रहा है कि G7 की समूह की सदस्यता से भारत और ब्राजील जैसी महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्था को वंचित रखना एक सबसे बड़ी कमी है G7 की। और जब इसका विस्तार कर दिया जाएगा तो ये एक सबसे शक्तिशाली, ताकतवर समूह बन जाएगा दोस्तों, जो पूरे विश्व में एक आगामी समय में आप देखेंगे, हाल ही में कुछ ही आपको हार्डली 2-3 महीने में न्यूज मिल जाएगी G10 या G11 की। दोस्तों रूपरेखा तैयार हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है विस्तार करना है तो दोस्तों विस्तार होगा। और इस प्रकार आप देखेंगे कुछ ही समय में कि एक नया एक मजबूत संगठन आपके सामने होगा, जिसे दुनिया G10 या G11 के रूप में जानेगी। अभी तक आपने G20 का नाम सुना है, G7 का नाम सुना है, G8 का नाम सुना है, लेकिन अब आप आने वाले समय में देखेंगे G10 या G11 जो भी इसका नाम रखा जाएगा वो एक सबसे शक्तिशाली संगठन बनकर सामने आ जाएगा दोस्तों। बीते कुछ दशकों में भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों के आर्थिक उदय ने वैश्विक स्तर पर G7 की प्रासंगिकता को कम कर दिया है। वैश्विक जीडीपी में G7 की समूह की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। ऐसे में समूह के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है और यही सब बातें हमने आपको बताई, इसीलिए G7 का विस्तार करना आवश्यक हो गया। दोस्तों G7 के विस्तार के निहितार्थ की चर्चा करते हैं। दोस्तों हमने ये बात तो देखी, आपने सुनी, हम आपको सबको समझ में आई कि इन देशों के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस या ब्राजील है, इनके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता और G7 में इनको शामिल करना आवश्यक है दोस्तों। लेकिन कहीं पर भी हमने चीन का नाम नहीं लिया। आप सभी जानते हैं वर्तमान में एक जो अगर कह सकते हैं कि अमेरिका के बाद जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर सामने आया है पूरी दुनिया के सामने पिछले 5 सालों के अंदर दोस्तों, वो चीन है। एक अच्छे नागरिक और एक देशभक्त नागरिक होने के कारण हम भारत के बारे में कह सकते हैं, लेकिन एक पूरे निष्पक्ष तरीके से अगर कहेंगे, हम अर्थव्यवस्था को तोलेंगे भारत और चीन की, तो भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले काफी छोटी है दोस्तों। रक्षा संसाधन भी इतने नहीं है जितने चीन के पास हैं। ये एक सच्चे फैक्ट है दोस्तों, जिन्हें हमें स्वीकारना होगा। अर्थात मैं कहूं, वर्तमान में अगर मैं कहूं कि अमेरिका के बाद कौन सा शक्तिशाली राष्ट्र है दोस्तों, चीन वो राष्ट्र है। और देखिए इस G7 का हम विस्तार कर रहे हैं तो चीन को क्यों शामिल नहीं किया? अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखिए यहां पर ये सारे देशों के नाम लिए, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया दोस्तों। इसके निहितार्थ अगर आप कहें, G7 के विस्तार के निहितार्थ, तो इस नए समूह के गठन का निर्णय चीन के लिए संकेत के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। अमेरिका इसका विस्तार करना चाहता है क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या चीन के इस उत्थान से है। चीन एक बड़ा प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनकर सामने आ गया अमेरिका के। और अभी हाल के कुछ वर्षों में आपने सुना है अमेरिका और चीन के मध्य लगातार विवाद बने हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो व्यापार संबंधी सीमा शुल्कों को लेकर समस्या रही हो, चाहे आयात या निर्यात को लेकर हुई, चाहे व्यापार घाटे को लेकर समस्या रही हो, चाहे वो दक्षिण चीन सागर का तनाव रहा हो, चाहे अभी कोविड-19 जो आपका अभी हमारे समय जो कोरोना का समय चल रहा है, उसमें एक न्यूज आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार एक बात कहते हैं कि चीन ने इस वायरस को अपनी लैब में तैयार किया है और जानबूझकर पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए चीन ने से भेजा है, क्योंकि उसने पहले से ही इसकी वैक्सीन बनाकर रख ली थी। क्योंकि चीन में इतने हाहाकार, इतनी परेशानियां नहीं देखी गई, अधिकांश लोग सही हो गए। चीन के राष्ट्रपति बिना मास्क लगाए उस वुहान शहर में चले जाते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाने लगा कि चीन ने शायद ये एक गंदी चाल जिसे कह सकते हैं, गंदी पहल एक जिसे कह सकते हैं, उस प्रकार का कार्य किया। और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद चीन के ऊपर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा पूरे विश्व के राष्ट्र इस बात पर सहमत हैं कि चीन के इस
इस कार्यकलाप पर उनको ऑडिटिंग करनी होगी, उसका परीक्षण करना होगा कि क्या सच में चीन ने इस प्रकार का कार्य किया है। दोस्तों इस प्रकार के विवाद, चाहे दक्षिण चीन सागर का विवाद हो, अमेरिका और चीन के बीच में लगातार विवाद बने हुए हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का इंटरेस्ट रहता है, व्यापार का मुद्दा हमने देखा, अभी कोरोना का मुद्दा आया, ताइवान, हांगकांग, ये दोनों जो क्षेत्र है चीन के उत्तराधिकार, जो चीन से स्वायत्तता रखते हैं, और इन क्षेत्रों में लगातार चीन का हस्तक्षेप जो रहता है, अम्ब्रेला क्रांति के नाम से जाना जाता है। हांगकांग में जो अभी आंदोलन चल रहा है बड़े पैमाने पर, अम्ब्रेला क्रांति, दोस्तों प्रश्न इससे भी आ सकता है, अम्ब्रेला क्रांति इस लेक्चर के बीच में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। अम्ब्रेला क्रांति का संबंध है हांगकांग में जो एक आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन लोकतंत्र के समर्थन में है, इसीलिए भारत का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोकतंत्र के समर्थन में है। हांगकांग के निवासी हैं, चीन के अत्याचारों से परेशान है, चीन की कम्युनिस्ट अत्याचारों से परेशान है, साम्यवादी अत्याचारों से, और उसी के अगेंस्ट में वो आंदोलन चलता है। उसे अम्ब्रेला, छाता, क्योंकि उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो छाता है। दोस्तों ये सारे लोग, हांगकांग के लोग छाता लेकर रोड पर आ जाते हैं चीन की सरकार के विरोध में, इसलिए इसे छाता आंदोलन या अम्ब्रेला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो ये एक हांगकांग की स्वतंत्रता का आंदोलन, स्वायत्तता का आंदोलन है। चाहे ताइवान का आंदोलन है, पहले जो पूरा चीन हुआ करता था वो ताइवान के नाम से जाना जाता था, ताइवान का क्षेत्र हुआ जाता था, लेकिन 1949 में इस ताइवान को अलग हटा दिया गया दोस्तों, और चीन एक कम्युनिस्ट शासन के रूप, कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ गया। दोस्तों ये ताइवान एक पूंजीवादी समूह है जिसके साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। दोस्तों ये सारे विवाद जो चीन और ताइवान के हैं, वहां पर अमेरिका का ताइवान के पक्ष में उतरना, हांगकांग के पक्ष में ताइवान के पक्ष में अमेरिका का उतरना, हांगकांग के पक्ष में अमेरिका का उतरना, कोविड-19 उत्पत्ति का जो विवाद है, जो वायरस फैलाने का विवाद है, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के समर्थन में उतरना अमेरिका का, वियतनाम के समर्थन में उतरना, और अनेकों तनाव, व्यापार तनाव, ये सभी दोस्तों वो हैं जो वर्तमान में दिखा रहा है कि अमेरिका और चीन के मध्य संबंध अच्छे नहीं है, और विभिन्न मुद्दों पर इन दोनों देशों के मध्य तनाव बना हुआ है। दोस्तों G7 का विस्तार करना भी इसी समय हुआ है, और देखिए चीन को यहां शामिल नहीं किया एक महाशक्ति बनने के बाद भी। दोस्तों G7 का विस्तार इसलिए किया जा रहा है कि इस G7 को एक प्रासंगिक समूह बनाया जाए, एक ऐसा समूह बनाया जाए जो पूरे विश्व में एक अपनी धाक रखे, अपनी सोची समझी रणनीति के माध्यम से पूरे विश्व की भलाई के लिए कार्य करे, और तमाम उन वैश्विक मुद्दों की चर्चा करे, उनके समाधान निकाले जिससे विश्व तात्कालिक रूप से परेशान है दोस्तों। लेकिन चीन को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा, इसीलिए ये माना जा रहा है G7 का जो विस्तार है वो चीन को एक प्रकार से घेरने के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति का एक विचार है। देखिए विभिन्न विशेषज्ञ अमेरिका के इस निर्णय को आगामी भविष्य में चीन की नीतियों से निपटने के लिए सभी पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाने की योजना के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी G7 के अभी सदस्य हैं, चाहे जो अभी नए सदस्य वो शामिल करना चाहते हैं, वो सभी वो हैं जिनका जो ताकतवर हैं, जिनका क्षेत्रीय मामलों में प्रभाव है, जो महाशक्ति बन सकते हैं, जो अर्थव्यवस्था बड़ी कर रहे हैं, तेजी से उभर रहे हैं, और साथ में चीन से उनके किसी ना किसी प्रकार के कटाव हैं, चाहे वो भारत के चीन के संबंधों, अभी देखा गलवान घाटी में, चाहे वो जापान चीन में हो, सेंकाकू को लेकर जो विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच, हम चर्चा करेंगे इसकी अलग से क्लास में दोस्तों, चाहे वो रूस और चीन के मध्य भी कई विवाद हैं दोस्तों। हालांकि अभी वर्तमान में अच्छे संबंध देखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीमा विवाद हैं चीन के रूस के साथ में, और कई ये जो राष्ट्र हैं सभी के साथ में चीन के विवाद हैं दोस्तों। इसीलिए इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों ये दिखाता है कि एक इंपोर्टेंट समूह का निर्माण होने जा रहा है, और विस्तार के कारण क्या उनकी हमने चर्चा कर ली दोस्तों। अब एक बात और, G20 जो भारत, चीन, ब्राजील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है कि उभारने G7 की पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूह को चुनौती दी है। इस चुनौती से निपटना भी इसका एक कारण हो सकता है। देखिए एक कारण हमने बताया कि चीन से एक जो परेशानी हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति को, उसकी वजह से G7 का विस्तार करना चाहते हैं। और दूसरा देखिए G20 हमने बताया एक ग्रुप बनेगा जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। G20 का निर्माण हो गया, उसमें इन समूह को ले लिया गया था जिनको हमने कहा जिनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, और जब G20 बन गया तो G7 की भूमिका कम हुई दोस्तों, क्योंकि G20 एक शक्तिशाली समूह बन गया। 20 राष्ट्र हैं जो दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र, और जो G7 के सदस्य हैं शक्तिशाली वो इसमें हैं, जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो हैं, और जो तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हैं वो भी इसमें हैं। इस प्रकार G20 एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में सामने आ गया, तो वो G7 को एक चुनौती देता है कि आपकी अब प्रासंगिकता क्या है। अब एक नया संगठन है G20, वो अधिक प्रासंगिक है। इस प्रकार दोस्तों G20 का एक नया संगठन के रूप में सामने आना, जो कि 1999 में बना था दोस्तों, ये G20
1999 अभी चर्चा करने वाला हूं मैं। हालांकि ये 1999 बना था, ये समूह बना था 1975 में, हमने बात की थी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब G20 एक नया संगठन बन गया तो G7 की प्रासंगिकता में कुछ कमी आई है, और इन दोनों ही कारणों से G7 का विस्तार करना आवश्यक हो गया है। दोस्तों ये G7 का कॉन्सेप्ट था, और इसमें हमने इसके साथ में सारा विश्लेषण किया, भारत के साथ इसमें संबंधों को पड़ताल करने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं G20 की, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र ये कवर करके चल रहा है, नक्शे में आपको दिख रहा है, जो भी ब्लू कलर की स्क्रीन दिख रही है जहां जहां पर, वो सभी हैं G20 के सदस्य, अर्थात 20 सदस्य हैं, इसीलिए इसका नाम रखा G20 दोस्तों। लेकिन G20 में इसको इस तरह से आप लिखते हैं 19+1 दोस्तों। इसका मतलब क्या है, अर्थात 20 को आप सिर्फ 20 देश नहीं बोलकर आप 19+1 बोलते हैं। देखिए हम अभी यूरोपीय संघ पढ़ चुके हैं, यहां पर पूरा के पूरा यूरोपीय संघ अर्थात यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं वो एक संघ के रूप में यहां पर इसमें शामिल हैं। अर्थात अगर इस एक दूसरे सेंस में आप देखेंगे तो कहीं ये G20 जो 20 देश हैं उससे भी अधिक देश यहां शामिल हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ में खुद में 27 देश शामिल हैं, है ना। तो और 19 देश यहां पर अलग से शामिल हैं, और एक हमने कहा पूरा की पूरा कौन, यूरोपीय संघ। इस प्रकार G20 जब बोला जाता है तो उसे 19+1 अर्थात 19 देश प्लस पूरा यूरोपीय संघ, इस प्रकार लिखा जाता है। इसीलिए देखिए बड़ा क्षेत्र बन जाता है, अर्थव्यवस्था के आधार पर भी और भू क्षेत्र के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी। देखिए अभी चर्चा करते हैं इसके बारे में विस्तार से। आइए देखिए 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए, अर्थात देखिए यहां पर सरकार अर्थात जो सरकार देशों के प्रमुख हैं उनका तो है ही है, और साथ में केंद्रीय बैंक के गवर्नर। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था यहां पर प्रायोरिटी है। जैसे हमने G7 के बारे में चर्चा की थी कि वो विकसित राष्ट्रों का समूह होते हुए भी राजनीतिक समूह है जिसका ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना अधिक आवश्यक है। और लेकिन G20 किस प्रकार का समूह है दोस्तों, आर्थिक संगठन है। हालांकि भविष्य में आप देखेंगे कि आर्थिक संगठन के रूप में इसका उदय होता है, और उदय तो आर्थिक संगठन के रूप में होता है, लेकिन भविष्य में ये राजनीतिक संगठन की भूमिका का भी निर्वाह करने लग जाता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी पर्पस से देखें तो एक प्रकार का ये आर्थिक संगठन है। देखिए क्योंकि यहां पर केंद्रीय बैंक के गवर्नर, केंद्रीय बैंक अर्थात जैसे हमारा RBI, उसके गवर्नर इसके अंतर्राष्ट्रीय मंच में एक साथ में आते हैं। अर्थात ये सरकारों के साथ साथ केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का अंतर्राष्ट्रीय मंच है। क्योंकि हमने क्यों कहा आर्थिक संगठन, क्योंकि देखिए 1997-98 में एशिया में वित्तीय संकट आया था, खासकर जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्र हैं, सिंगापुर और मलेशिया, इस प्रकार के जो ये राष्ट्र हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जो उस समय तेजी से आर्थिक विकास कर रहे थे, वहां पर एक संकट देखने को मिला था, जिसे इन राष्ट्रों को दोस्तों टाइगर इकोनॉमी कहा जाता था। और इन टाइगर इकोनॉमी मतलब चीते की रफ्तार से ये अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे थे। और यहाँ पर 1997-98 में एक वित्तीय संकट आ गया, अर्थव्यवस्था का संकट आ गया, जिसे इतिहास में एशियाई वित्तीय संकट के रूप में जाना जाता है। उसी के बाद G20 समूह का निर्माण हुआ। देखिए 1999 में इस वित्तीय संकट के बाद इसका निर्माण हुआ, अर्थात इसकी आरंभिक जो मीटिंग होती थी दोस्तों, उसमें वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने भाग लिया था। अर्थात उद्देश्य क्या था, इस आर्थिक संकट से लड़ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, G20 को एक आर्थिक संगठन की संज्ञा देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सदस्यों की। आपको सारे सदस्यों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछेगा, लेकिन 19+1 और आपको हमने बताया एक का मतलब क्या है। यहां पर देखिए यूरोपीय संघ, इसका मतलब है EU, और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यूरोपीय संघ क्या है, अलग क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी हो, मिस हो गई हो, वो प्लेलिस्ट में, इसी में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी क्लासेस की, वहां पर वो देख सकते हैं। देखो दोस्तों G20 में 19+1 है, कुल 20 हो गए, और ये पूरा क्षेत्र है जो इसका सदस्य है। भारत भी इसका एक सदस्य है, क्यों नहीं होगा, भारत तो होगा ही होगा दोस्तों। जब G7 के विस्तार में भारत को रखने की बात हो रही है तो G20 में तो आना ही आना है। दोस्तों हमने अभी तक जितने इंपोर्टेंट संगठनों की बात की है, समूह की बात की है, अधिकांश में आपको देखने को मिला है भारत को हमेशा बुलाया जा रहा है। दोस्तों ये भारत की एक बढ़िया कूटनीति का प्रभाव है दोस्तों। देखो चीन को बाहर निकाला, G7 में नहीं रखा, G7 का जो विस्तार हो रहा है उसमें भी चीन को नहीं रखा, लेकिन भारत के प्रभाव को कहीं पर भी अनदेखा नहीं किया। चाहे G7 के विस्तार में हो, चाहे G20 में हो, चाहे G13 में हो, चाहे G14 में हो, भारत की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख पा रहे हैं भारत का बढ़ता प्रभाव। देखिए दोस्तों G20 के बारे में बताया, 19+1 इसको बोला गया। ये पूरा क्षेत्र है जो इसके सदस्य हैं। 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारें और केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें शामिल हैं, और यूरोपीय संघ के साथ साथ ये सभी देश इसमें शामिल हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि भारत इसका सदस्य है, और भारत के अलावा रूस,
चीन और इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की, सऊदी अरब ये भी एशिया के राष्ट्र हैं जो इस G20 में शामिल हैं भारत के अतिरिक्त। अर्थात तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, भारत है, चीन है, रूस है, जापान है, दक्षिण कोरिया अर्थात, और इधर से ये इंडोनेशिया, ये भी एशिया महाद्वीप से इसके सदस्य हैं। और आपको ज्यादा इसमें सारे सदस्यों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप याद रखें कि भारत इसका सदस्य है और यहाँ पर 19 देश और साथ में यूरोपीय संघ इसमें एक शामिल है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अनौपचारिक संगठन है दोस्तों। ये एक इस प्रकार का संगठन नहीं है कि जहां पर इसके मुख्यालय बनाने की आवश्यकता पड़े। ये क्लियर हो गया। अभी देखिए यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा यूरोपीय आयोग क्या है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक क्या है, और वही इस यूरोपीय संघ का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों कितना बड़ा है G20? देखिए विश्व की जीडीपी का अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था का 85%, विश्व के व्यापार का 80% और विश्व की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा, अर्थात सिर्फ ये 20 राष्ट्र, ये जो 20 हमने बोले 19+1, ये मिलाकर बना रहे हैं इतना बड़ा विश्व। अर्थात लगभग आप देख सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, लगभग यही राष्ट्र हैं जो इतना बड़ा क्षेत्र इसमें बना रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे जनसंख्या का हो, चाहे व्यापार का हो, हर प्रकार से G20 महत्वपूर्ण संगठन है पूरे विश्व में। ये देखिए हमने बात करी थी, इसका कोई सचिवालय नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है, क्योंकि ये एक मंच के रूप में कार्य करता है, न कि एक संगठन के रूप में। एक समूह है इन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सामने लाने का, वार्ता कर सके, मंच स्थापित कर दिया है। दोस्तों देखिए हमने कहा था 1999 में पहली बार ये संगठन बना, 1999 में, जब 1997-98 में एशिया में वित्तीय संकट आ गया, उसके बाद 1999 में संगठन बना था। लेकिन इसका जो शिखर सम्मेलन है दोस्तों, वो पहला शिखर सम्मेलन 1999 में नहीं, यहां पर तो सिर्फ बैठकर ऐसी बातचीत हो गई थी वित्त मंत्रियों की। इसका जो पहला, अगर मैं बोलूं पहला जो इसका सम्मेलन हुआ है वो हुआ है दोस्तों 2008 में। ये बात क्लियर हो गई। देखिए अब आपके सामने पूरी स्क्रीन पर G20 शिखर सम्मेलनों की लिस्ट है, ये आप देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ पॉइंट अभी आइडेंटिफाई करूंगा। अभी तक इसके 15वां सम्मेलन इसका इस साल होने वाला है, 14 सम्मेलन पूरे हो चुके हैं, 15वां इसका इस साल 2020 में, सऊदी अरब अभी इस साल इसको होस्ट कर रहा है। और अभी हाल में एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी, उसमें G20 की वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी, जिसको सऊदी अरब में होस्ट किया था और मेजबानी की थी, जिसकी होस्ट मतलब मेजबानी की थी दोस्तों। और देखिए आगामी जो 2021 का सम्मेलन है वो होगा देखिए रोम में, ये रोम इटली की शहर रोम में इसका अगला सम्मेलन होगा। देखिए 2020 का कहां होगा, इस साल का नवंबर में सऊदी अरब में, अगर कोरोना सही हो जाता है तो, नहीं तो फिर वर्चुअल मीटिंग होगी। और उसके बाद में 2021 में, अगले साल ये होगा इटली में। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा के लिए है वो है भारत में होगा 2022 का सम्मेलन। 2022 का सम्मेलन हो रहा है भारत में। दोस्तों आपको 2 याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्या, आपको 3-4 याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला मैंने आपको इसीलिए लाल रंग में कर दिया इसे, जिससे आपको याद रह जाए। सबसे पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था पहला सम्मेलन, और ये हुआ था वाशिंगटन डीसी, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये बात आपको याद रखनी है। G20 कब बना था, 1999 में, याद रह जाएगा। G20 का शिखर सम्मेलन, पहला सम्मेलन कब हुआ, 2008 में, 1999 में नहीं, 2008 में पहला सम्मेलन हुआ। और कहां हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों इसके बाद में इसका एक सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, जो 2019 में जो सम्मेलन हो चुका है वो कहां हुआ था, जापान के ओसाका शहर में हुआ था, जून 2019 में। जून याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रख लेना है 2019 में हुआ था। जो लेटेस्ट सम्मेलन अभी तक हो चुका है वो कहां था, जापान के ओसाका शहर में। और अब जो 2020 का होना है वो कहां होना है, सऊदी अरब में। ये जो लास्ट के 14 से लेकर आगे तक के हैं ये सारे आपको याद रखने हैं। और देखिए ये वाले आपको याद रखने हैं, और एक आपको याद रखना है ये वाला। अर्थात पहला सम्मेलन 2008 में हुआ है, समूह जबकि 1999 में बना था, सम्मेलन पहला 2008 में हुआ। जापान के ओसाका में 2019 का हुआ, सऊदी अरब के रियाद में होगा 2020 का, और 2021 अगले साल होगा फिर इटली में, और उसके अगले साल 2022 में होगा भारत में। अर्थात प्रश्न नई दिल्ली भारत से आएगा, और जरूर आएगा एग्जाम में, याद करना। तो और प्रश्न में सिर्फ ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि भारत में, आपको दोनों तरह से वो घुमाने की कोशिश करेंगे प्रश्न में कि पहला सम्मेलन यहां हुआ था और 2022 का सम्मेलन यहां होगा। आपको दोनों पता होंगे तभी आप उत्तर को सही कर पाएंगे। तो ये आप टेबल से याद रखें। दूसरा
एक और तरीके से आपको एक और इसमें ऑब्जर्वेशन करना है दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए यहां पर आप ध्यान से देखें, 2008 में सम्मेलन हुआ, 2009 में सम्मेलन हुआ, फिर 2009 में सम्मेलन हुआ, अर्थात 2009 में 2 सम्मेलन हो रहे हैं, 2010 में भी 2 सम्मेलन हो रहे हैं, उसके बाद में देखिए 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उसके बाद में हर साल एक सम्मेलन हो रहा है। तो अगर प्रश्न में ऐसा आता है कि इसके जो सम्मेलन हुए वो हर साल में एक सम्मेलन हुआ है, दोस्तों नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक साल में 2 सम्मेलन भी हुए हैं, क्योंकि ये समय दोस्तों 2008 में क्या हुआ था, एक नया वित्तीय संकट आया था अमेरिका से जो चलकर आया था। 1997 वाला वित्तीय संकट एशियाई संकट था, 2008 में एक पूरा अमेरिका से चलकर वित्तीय संकट आया, उससे लड़ने के लिए इन देशों के नेताओं को बार बार मीटिंग करनी पड़ी, और उसी दौरान देखिए 2 बार ये मीटिंग करे साल में 6-6 महीने में, और इसीलिए हमने कहा कि यहां पर 2 बार सम्मेलन हुए, 2009 में भी और 2010 में भी 2 बार सम्मेलन हुए। उसके बाद में व्यवस्थाएं थोड़ी सही हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, फिर एक साल के इन्होंने सम्मेलन करना प्रारंभ कर दिया। ये बात क्लियर हो जाती है आपको। देखिए आपको फोटो दिख रहा है, मोदी जी यहां पर मैंने जानबूझ के लगाए हैं आपके सामने, ये G20 राष्ट्रों के फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, और उनके आगे से मोदी जी जा रहे हैं समिट में भाग लेने, शिखर में भाग लेने। लेकिन मैंने अभी जो इसको लगाया है उसका पर्पज ये है कि भारत की एक बढ़ती शक्ति को ये दिखा रहा है, G20 में भारत की भागीदारी दिखा रहा है, और साथ में ये दिखा रहा है कि 2022 का सम्मेलन भारत आयोजित करने वाला है, भारत मेजबानी करेगा इन सभी ताकतवर राष्ट्रों की जो पूरे विश्व की 85% अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, 80% व्यापार में भागीदारी है और 66% जनसंख्या में भागीदारी है। ऐसे एक शक्तिशाली संगठन की मेजबानी करने जा रहा है भारत, और ये दिखा रहा है भारत की एक बढ़ती महाशक्ति बनना, भारत को मेजबानी देना एक अपने आप में गौरवशाली एक सम्मान है दोस्तों। और ये आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन में दोस्तों। अंत में जाते जाते मैं इनकी तुलना करता हूं आपके साथ में। देखिए G7 और G20 की हम तुलना करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 2 संगठन महत्वपूर्ण है, और हालांकि मैं इनके बारे में सब चीजें आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब मैं बात करता हूं कौन सा इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए हम बात करते हैं G7 कैसा था, एक आर्थिक समूह था जिसका राजनीतिक समूह था। G7 एक प्रकार का वैश्विक राजनीतिक संबंध रखने वाला है। G20 एक व्यापक समूह है जिसमें विकासशील और तेजी से उभरते हुए विकासशील राष्ट्रों को भी शामिल किया है, लेकिन एक वो अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। जब जब वित्तीय संकट आए हैं तब तब G20 ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। एक बड़ा समूह है जो पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80 से 85% एक अपने आप में समाहित रखता है, जबकि G7 वो है जो सिर्फ ताकतवर राष्ट्रों का समूह है जो प्राचीन काल में ताकतवर थे और विश्व समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर यह चर्चा करते हैं। लेकिन G20 इंपोर्टेंट बन गया क्योंकि G20 में उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी लेकर आया गया। वर्तमान समय में G7 थोड़ा अप्रासंगिक होने लगा है, जिसको खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट किया है, उसको माना है, और भारत जैसे राष्ट्रों की भूमिका ना G7 से उनको हटाया जा सकता है, ना G20 से उनको हटाया जा सकता है। भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों को G7 में भी स्थान मिलना होगा। देखिए अभी उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन उसको विस्तार करने की आवश्यकता दिख गई है, समझ में आ गया है कि भारत को शामिल करना ही होगा वैश्विक मुद्दों के सुलझावे के लिए। और इसी से आप महत्व समझ सकते हैं भारत का, और G7 और G20 दोनों को भारत का महत्व, इन दोनों के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत का इन दोनों में होना, इन G7 के अर्थात विस्तारित समूह में और वर्तमान G7 की मीटिंगों में आमंत्रित भूमिका, अतिथि की भूमिका में, और G20 में एक सदस्य के रूप में, और G20 की मेजबानी भारत करने जा रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों दिखा रही है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है, और समस्त विश्व के राष्ट्र इस बात को अब सहमत हैं कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे की चर्चा में भारत को दूर नहीं रखा जा सकता है, और भारत एक महाशक्ति बनकर सामने आ गया है। दोस्तों समस्त G5, G8, G14, G20 में हमने बात करी थी। अगर हम सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो हम बात कर चुके हैं। G5 एक वैसा समूह था जो विकासशील राष्ट्रों का समूह था, लेकिन हमने देखा कि G20 बना दिया तो G5 की भूमिका खत्म हो गई थी। G8 परिणित हो गया G7 में, और उसको विस्तारित कर अब बड़ा बनाया जा रहा है G10 या G11। G14 हमने देखा कि G14 के जो मेंबर थे वो G20 में समाहित हो गए, तो G20 अपने आप में इन सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया, और अब लड़ाई रहेगी भविष्य में G20 की, और 20 से भी बढ़कर भविष्य में एक जो नया संगठन बनकर सामने आएगा G7 का एक विस्तारित संगठन जैसे G10 या G11, वो भविष्य में आप देखेंगे कि वो सबसे शक्तिशाली संगठन बनकर आ जाएगा, जो ना सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर जो G7 और G20 की आप कड़ी कह सकते हैं वो भूमिका वो निभाने वाला है G10 या G11। और साथ में
एक साम्राज्यवादी देश जो अपनी नीतियों से सबको परेशान कर रहा है, भारत को भी परेशान कर रहा है। गलवान घाटी में इतने सारे हमारे इतने वीर जवानों को शहीद होना पड़ा, एक हमारी मातृभूमि के लिए एक संकट पैदा हुआ। दोस्तों इस प्रकार के राष्ट्र को यहां पर शामिल नहीं किया है जो अपनी गलत नीतियों के कारण विश्व को परेशान कर रहा है। दोस्तों G7 का जो विस्तारित समूह होगा ये आगामी विश्व में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा और भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा, क्योंकि भारत अभी तक जितने भी समूह की हमने चर्चा की हर समूह में वो अपनी भूमिका का निर्वाह करता है और अब उसकी भूमिका को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सा भी राष्ट्र हो। दोस्तों इसी सारे विश्लेषण के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और फिर भी अगर आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारी सारी क्लासेस की वीडियोस देख सकते हैं। बाकी 2:30 बजे और 7:30 बजे हमारी क्लासेस हर दिन आ रही हैं अभी यूट्यूब के चैनल पर। और अगर आपने प्लस कोर्स नहीं करा तो वहां पर जल्दी ज्वाइन कर लें बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करके, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिले और हमारी गाइडेंस में आप प्रिपरेशन कर पाएं और एक समग्र प्रिपरेशन हम वहां पर कर सके, क्योंकि वहां पर हमारे बीच में संवाद भी कायम हो पाएगा। आप हमसे डाउट पूछेंगे, हम उसके जवाब देंगे। और तब तक जब तक आप प्लस सब्सक्रिप्शन तक नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर कमेंट लिखकर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई समस्या आपको आ रही हो तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अपनी पढ़ाई करते रहें और जोश पूर्वक पूरी मेहनत करें, तन मन धन लगा दें और मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।